Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. Welcome to my channel Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and also hit the bell icon so that you can get notifications about the new videos timely. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है what is the difference between and what is the relation between international law and municipal law. आज के इस लेक्चर में एक तरफ तो हम देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ का डिफरेंस क्या है, दूसरी तरफ इन दोनों के दरमियान में रिलेशन क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ की कि इंटरनेशनल लॉ क्या है। जो स्टेट्स का आपस में जो रिलेशंस होता है, जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो कि मेंबर्स के स्टेट्स के आपस में जो रिलेशन होता है, जो उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं वो जनरल प्रिंसिपल्स, उनको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। दूसरी तरफ म्यूनसिपल लॉ क्या होता है कि जो एक स्टेट का, एक कंट्री का जो अपना लॉ होता है, जो विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट कंट्री इम्प्लीमेंट होता है, उसको हम कहते हैं ये है म्यूनसिपल लॉ। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम देखते हैं। द मॉडर्न स्टेट कैन नॉट लेड एन आइसोलेटेड लाइफ इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स। द मोर अ स्टेट इज सिविलाइज्ड एंड परफेक्ट इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन, द ग्रेटर शैल बी इट्स इंटरकोर्स विद द अदर स्टेट्स। यहाँ पर बात हुई है कि जो स्टेट है, एक स्टेट होती है, वो जितनी ज़्यादा परफेक्ट होगी या जितनी ज़्यादा सिविलाइज्ड होगी, उतना ही उसका जो रिलेशन है वो दूसरी स्टेट्स के साथ अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ दरअसल बात हो रही है इंटरनेशनल लॉ की और म्यूनसिपल लॉ की भी। उसी वक्त साथ में उन्होंने बताया है कि म्यूनसिपल लॉ जो है, एक स्टेट जो है वो जितनी ज़्यादा सिविलाइज्ड होगी, उसका म्यूनसिपल लॉ जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उसके साथ साथ ही वो जो है काबिल हो जाएगी इसके कि वो दूसरी स्टेट्स के साथ अपने रिलेशंस बना सके, और तब ही जो है इंटरनेशनल लॉ जो है तब वो उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ? According to Fenwick जो है, international law may be defined in the broad terms as the body of general principles। ये ऐसे general principles होते हैं which are binding upon the member of international community in their mutual relations। जब international जितने भी states होती हैं और वो जब आपस में उनके म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं, तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स को कहते हैं कि जब ये लॉ बनता है तो फिर वो तमाम के तमाम जितनी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, उसके ऊपर बाइंडिंग होती हैं। अकॉर्डिंग टू केल्सन क्या कहता है कि इंटरनेशनल लॉ और द लॉ ऑफ द नेशंस इज द नेम ऑफ द बॉडी ऑफ रूल्स। ये ऐसा बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है विच रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद वन अनदर। इंटरनेशनल लॉ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कहते हैं कि जिससे जो है तमाम की तमाम स्टेट्स जो हैं उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब रेलिवेंट केस लॉ इसमें अगर हम देखें क्वीन वर्सेस केन 1876 का, तो इन अबव मेंशन केस लॉ CJ लॉर्ड कॉलरिज डिफाइन इंटरनेशनल लॉ इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इन्होंने डिफाइन किया है इंटरनेशनल लॉ के द लॉ ऑफ द नेशंस इज द कलेक्शन ऑफ यूजेज। वो कहते हैं कि ये इंटरनेशनल जो लॉ है ये तमाम की तमाम नेशंस का ऐसा लॉ है जो कि यूजेज और कस्टम्स से मिलकर बना है, विच द सिविलाइज्ड स्टेट्स हैव एग्रीड टू ऑब्जर्व इन देयर डीलिंग्स विद वन अनदर। और जो सिविलाइज्ड स्टेट्स होती हैं, जितनी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, वो आपस में एग्री करते हैं कि हम इन यूजेज को यूज़ करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए एक दूसरे के साथ डील करेंगे, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं कि ये है इंटरनेशनल लॉ। आगे है व्हाट इज म्यूनसिपल लॉ। म्यूनसिपल लॉ मीन्स द लॉ विच रेगुलेट्स विद इन अ कंट्री फाउंडेड बाय सोवरेन और लेजिस्लेचर ऑफ दैट कंट्री। अब हमने इंटरनेशनल लॉ तो पढ़ लिया, तो कि इंटरनेशनल लॉ जो होता है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर बाइंडिंग होता है। ठीक है, वो तमाम के तमाम जो मुल्क होते हैं, स्टेट्स होती हैं, उनका जो कलेक्टिवली एक लॉ बनता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ है। और उस इंटरनेशनल लॉ को स्टेट्स आपस में डील करने के लिए, एक दूसरे के साथ कोई ट्रीटी करनी है, कोई उन्होंने आपस में कोई मुआहदा करना है, तो एक दूसरे के साथ डील करने के लिए उस इंटरनेशनल लॉ को यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि म्यूनसिपल लॉ क्या है, तो म्यूनसिपल लॉ जो है एक लिमिटेड लॉ है जो कि एक ही कंट्री की लेजिस्लेशन उसको खुद बनाती है और वो उसी कंट्री के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, इन्फोर्स होता है। तो म्यूनसिपल लॉ मीन्स द लॉ विच रेगुलेट्स विद इन अ कंट्री। एक कंट्री के अंदर वो रेगुलेट होता है और उसको बनाता कौन है? फाउंडेड बाय सोवरेन और लेजिस्लेचर ऑफ दैट कंट्री। अब फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान की बात करते हैं,
तो पाकिस्तान का हमारा अपना लॉ है जिसको कौन बनाता है, हमारी लेजिस्लेचर बनाता है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी हमारी क्या है, पार्लियामेंट। ठीक है, तो जो लॉज हमारी पार्लियामेंट बनाएगी वो हमारी कंट्री के लॉज होंगे, हमारा लेजिस्लेचर उसे बना रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, म्यूनसिपल लॉ होगा। तो रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ का जो रिलेशन है आपस में, वो क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, क्या इनका रिलेशन है, क्या इनका रिलेशन नहीं है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 5 थ्योरीज आ जाती हैं। मोनिस्टिक थ्योरी, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, डेलीगेशन थ्योरी, ड्यूअलिस्टिक थ्योरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनिस्टिक थ्योरी की। मोनिस्टिक थ्योरी के बारे में अब मैं आपको बताऊं तो ये जो है ये इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ के रिलेशन को फेवर करती है। ठीक है, मोनिस्टिक जो थ्योरी है ये इस चीज़ को फेवर करती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ कनेक्टेड हैं, ये एक ही चीज़ हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मोनिस्टिक अप्रोच ऑल द लॉज आर सिंगल यूनिट। वो कहता है ऑल लॉज आर सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट का यहाँ उसका कहने का मतलब ये है कि म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक ही चीज़ है। सिंगल यूनिट से क्या मुराद है कि उनका सब्जेक्ट तो एक ही है। म्यूनसिपल लॉ भी इंडिविजुअल्स के लिए बनाया जाता है और इंटरनेशनल लॉ जो है वो भी इंडायरेक्टली इंडिविजुअल्स के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, कंपोज ऑफ बाइंडिंग लीगल रूल्स। अब इसके चीफ एक्सपोनेंट अगर हम देखें तो चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी आर ऑस्टिन, राइट एंड ड्यूजेट। ये 3 इसके जो है सपोर्टर थे इस थ्योरी के। अब एक्सप्लेन करते हैं इस थ्योरी को। तो इस थ्योरी के क्या व्यूज़ हैं अकॉर्डिंग टू द मोनिस्टिक थ्योरी। द मोनिस्टिक व्यू कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। द 2 लीगल सिस्टम्स, इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ, 2 फेजेज ऑफ अ सिंगल जनरल ऑर्डर। वो कहते हैं 2 फेजेज हैं लेकिन सिंगल जनरल ऑर्डर है इसका। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट सिस्टम, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही जो है वो सिंगल जनरल ऑर्डर है जिसमें जो है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है और जो सब्जेक्ट ऑफ म्यूनसिपल लॉ है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। म्यूनसिपल लॉ गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन द स्टेट। अब वो कहते हैं कि म्यूनसिपल लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स के कंडक्ट को जो है वो गवर्न करता है। वो अपनी ही कंट्री के एक इन दी स्टेट की बात हुई है कि एक स्टेट के अंदर वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है वो अल्टीमेटली रीचेज द इंडिविजुअल। वो भी जो है अल्टीमेटली जा तो इंडिविजुअल्स पर रहा है। इंटरनेशनल लॉ बेशक बनता स्टेट्स के लिए है, यहाँ पर जिक्र बेशक स्टेट्स का है, लेकिन अल्टीमेटली राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का किसके ऊपर क्रिएट हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स के ऊपर क्रिएट हो रहे हैं। बोथ द म्यूनसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ आर इंपेरेटिव इन देयर नेचर। ये दोनों ही इंपेरेटिव है, इंपॉर्टेंस रखते हैं। म्यूनसिपल लॉ की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी कि इंटरनेशनल लॉ की इंपॉर्टेंस है। Both the systems have their origin in high law which is formed upon the principle of right and wrong. अब यहाँ पर हाई लॉ की बात हुई है। वो कहते हैं कि दोनों के दोनों जो सिस्टम्स हैं, म्यूनसिपल लॉ है और वो इंटरनेशनल लॉ है, वो जो है उनका जो बेसिक पर्पस है वो एक ही है, राइट और रॉन्ग का। ठीक है, राइट एंड रॉन्ग के प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस करते हैं। अब इंटरनेशनल लॉ अगर हम देखें तो उसका पर्पस क्या है, वो भी वही है कि जो है इंडिविजुअल्स की, ह्यूमंस की जो है वो हेल्प के लिए वो बनाया जाता है। स्टेट्स का वर्ड यूज़ होता है लेकिन अल्टीमेटली राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं किसके ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इज द सेम इन द बोथ। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी क्या है कि म्यूनसिपल जो लॉ है वो भी गवर्न करता है इंडिविजुअल्स की जो कंडक्ट है, और जो इंटरनेशनल लॉ है वो भी अल्टीमेटली कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स को ही गवर्न करता है। अकॉर्डिंग टू ड्यूजेट क्या कहता है, इंटरनेशनल लॉ डज नॉट डील विद द स्टेट्स बट इट डील विद द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्टेट। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल म्यूनसिपल लॉ जैसे कि इंडिविजुअल्स ऑफ द स्टेट को डील करता है, उसी तरह इंटरनेशनल लॉ भी स्टेट्स को डील नहीं करता। अब स्टेट्स, अगर यहाँ हम बात करें कैल्सन के व्यू की, तो कैल्सन कहता है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो स्टेट के ऊपर अप्लाई कैसे हो सकता है। स्टेट तो एक फिक्शन है, फिक्शनल बॉडी है जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। दरअसल तो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई उसके इंडिविजुअल्स पर ही होता है। तो यही बात करता है ड्यूजेट। वो कहता है इंटरनेशनल लॉ डज नॉट डील विद द स्टेट्स, स्टेट्स को डील नहीं करता लेकिन उसी के इंडिविजुअल्स के साथ ये डील करता है। अगर हम इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म देखें तो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स कि 2 सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ। अब क्रिटिक्स जो थे वो कहते हैं कि नहीं, म्यूनसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ एक चीज़ नहीं हो सकते। इंटरनेशनल लॉ के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और म्यूनसिपल लॉ के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं।
दूसरा पॉइंट क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ टू सिस्टम्स ऑफ लॉ आर एसेंशियली डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड स्टेट। अब वो कहते हैं कि अब ये दो म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ है, इनके सब्जेक्ट्स भी जो है वो डिफरेंट है। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसका सब्जेक्ट जो है वो स्टेट्स है, लेकिन दूसरी तरफ म्यूनसिपल लॉ जो है उसका सब्जेक्ट जो है वो एक ही स्टेट के इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद सेकंड थ्योरी आ जाती है ड्यूलिस्टिक थ्योरी। ड्यूलिस्टिक थ्योरी जो है ये अगेंस्ट बात करती है म्यूनसिपल और इंटरनेशनल लॉ के रिलेशन के। वो कहते हैं म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक चीज़ नहीं है, जबकि हमने जो मोनिस्टिक थ्योरी है उसमें हम लोगों ने देखा कि ये फेवर में बात करी है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ जो है वो एक ही चीज़ है, लेकिन ड्यूलिस्टिक थ्योरी इसके अगेंस्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंटरनेशनल एंड म्यूनसिपल लॉ द टू डिफरेंट सेट ऑफ लीगल सिस्टम, ये दो डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हैं। चीफ एक्सपोनेंट इनके जो हैं वो हैं ट्राइपल एंड ज़ेलोटी एटसेट्रा आर द चीफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द ड्यूलिस्टिक थ्योरी। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एक्सप्लेनेशन कहती है कि द सोर्सेज ऑफ नेशनल और म्यूनसिपल लॉ आर दोज कस्टम्स डेट ग्रोन अप विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। अब वो कहते हैं कि नेशनल और म्यूनसिपल लॉ, नेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ एक ही चीज़ है। जो एक स्टेट का जो लॉ होता है उसको आर दोज कस्टम्स, वो ऐसी कस्टम्स हैं जो कहाँ से डिराइव हुई हैं, उसी बाउंड्री स्टेट की बाउंड्रीज के अंदर से। वो जो लॉ है म्यूनसिपल लॉ वो कहाँ से बना है, उसी स्टेट के अंदर से बना है। जबकि इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो वो कहाँ से ग्रो हुआ है, वो ट्रीटीज़ जो ट्रीटीज़ होती हैं, या जो हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़े हैं, ट्रीटीज़ हो गई, कस्टम्स हो गए, प्रेसिडेंट्स हो गए, या जुरिस्टिक वर्क हो गया, तो इस चीज़ से ये इंटरनेशनल लॉ डिराइव हुआ है। ये किसी एक स्टेट के अंदर से डिराइव नहीं हुआ, और ये ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का मजमूआ है जो कि तमाम इस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। दूसरी बात क्या है, इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन द इंडिविजुअल्स अंडर द स्वे ऑफ द स्टेट। नेशनल लॉ जो होता है, जो एक कंट्री का लॉ है, म्यूनसिपल लॉ है, वो उसी कंट्री के इंडिविजुअल्स के रिलेशंस को रेगुलेट करता है। जबकि हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो ये रेगुलेट करता है रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। और म्यूनसिपल लॉ इज़ अ लॉ ऑफ सोवरेन ओवर इंडिविजुअल्स। ये जो सोवरेन का लॉ है, जो हमारी कंट्री का लॉ है, सोवरेन जो कि पार्लियामेंट बनाती है, लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है, और ये किसके ऊपर अप्लाई होता है, इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं तो लॉ बिटवीन द सोवरेन स्टेट्स, तो सोवरेन स्टेट्स जो हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, इनके दरमियान जो डीलिंग के लिए लॉ यूज़ होता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। ये सबके लिए लॉ है, ये किसी एक कंट्री के लिए नहीं होता। तो अकॉर्डिंग टू एंजेलोटी, अगर हम उसके व्यूज़ देखें ड्यूलिस्टिक थ्योरी के, तो एंजेलोटी कहता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ। फंडामेंटल वो कहता है कि डिफरेंस है, एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स का डिफरेंस जो है वो मौजूद है इंटरनेशनल और म्यूनसिपल लॉ में। वो रीजंस बताता है, रीजंस क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट लॉ इज दैट इंडिविजुअल्स मस्ट ओबे द स्टेट लेजिस्लेशन। वो कहता है कि स्टेट लॉ या म्यूनसिपल लॉ या नेशनल लॉ जो है एक कंट्री का, उसका बेसिक प्रिंसिपल या उसका बेसिक मकसद क्या होता है कि उस स्टेट के इंडिविजुअल्स जो हैं वो उस स्टेट की लेजिस्लेशन को ओबे करें, ठीक है, उसके मुताबिक चलें। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ अगर देखें, पैक्टा सन्ट सर्वेंडा, विच मीन्स द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स आर टू बी रिस्पेक्टेड इन गुड फेथ। इसका मतलब है कि एग्रीमेंट्स जो दो डिफरेंट स्टेट्स के साथ होते हैं या ट्रीटीज होती हैं, उनको गुड फेथ में रिस्पेक्ट किया जाए, उसके अकॉर्डिंग चला जाए, ठीक है। अब मतलब यहाँ एंजेलोटी क्या कह रहा है, वो दोनों का मकसद बयान कर रहा है। वो कहता है दोनों का मकसद एक नहीं है। जो स्टेट लेजिस्लेशन है वो सिर्फ लोगों को कहता है कि ओबे करो उस जो लेजिस्लेशन है उसकी कंट्री की, उसको। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहता है कि दो डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान में जब कोई एग्रीमेंट होता है तो उसको ओबे करना, ये इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। अब हम इसका क्रिटिसिज्म देखते हैं। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया on the following grounds: individuals are also the subject of international law as the state is not but will of the people। अब ये क्रिटिसिज्म है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ड्यूलिस्टिक थ्योरी जो है वो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ को सपोर्ट नहीं कर, वो कहते हैं ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये एक चीज़ें नहीं है। अब इस पर क्रिटिसिज्म जब आया तो वो कहते हैं नो, इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो अल्टीमेटली है तो इंडिविजुअल्स ही इंटरनेशनल लॉ अप्लाई, तो इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है। स्टेट क्या है, स्टेट तो सिर्फ एक फिक्शन है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म आ गया। देयर आर द सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच आर बाइंडिंग अपॉन द स्टेट्स इवन अगेंस्ट देयर विल। वो कहते हैं कि स्टेट जो एक स्टेट के बहुत से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ से रिलेट करते हैं, और जो इंटरनेशनल लॉ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल एक ही स्टेट पर अप्लाई होते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स की अगर बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें,
तो यहाँ पर हमारी कंट्री पाकिस्तान में अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें भी मिले और वही फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है, अगर हम चाहें या हम ना चाहें तो वो हमारी लॉ का, हमारी जो स्टेट का लॉ है उसका हिस्सा बन गए। उसके बाद जो है थर्ड वन थ्योरी जो है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी क्या है? ये दरअसल कंडीशनल थ्योरी है एक तरह की, इसमें कंडीशन रखी गई है। ये कंडीशन क्या रखी गई है इसमें? चीफ एक्सपोनेंट्स इसके जो हैं वो हॉलैंड, ग्रे एंड लॉरेंस हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्योरी, एक्सप्लेन क्या करती है ये थ्योरी? कहती है कि इंटरनेशनल लॉ कैन बी अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ म्यूनसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को म्यूनसिपल लॉ में अप्लाई ज़रूर किया जा सकता है, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ को एक स्टेट के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, एक स्टेट के म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि व्हेन द कंडीशन इसमें ये होगी कि जब जो है एक कंट्री जो है उसको स्पेसिफिकली अडॉप्ट करेगी, एक ख़ास प्रोसीजर के थ्रू उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा कि हम इस जो इंटरनेशनल लॉ है इसको अडॉप्ट करें, तब वो उस म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बन जाएगा। तो ये थी स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। आगे आ जाती है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। चीफ एक्सपोनेंट है इसका J.G. स्टार्क। एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ये कहती है कि द फॉलोअर्स ऑफ दिस थ्योरी आर सेटिस्फाइड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द फील्ड ऑफ नेशनल लॉ। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है नेशनल लॉ पर, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा पहले। अकॉर्डिंग टू देम रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैव टू गो अंडरगो द ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले उसको ट्रांसफॉर्मेशन उसकी करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू डैट म्यूनसिपल लॉ। जो एक स्टेट है उसने फॉर एग्जांपल किसी ट्रीटी को एप्लीकेबल करना है अपने लॉ के ऊपर, तो पहले वो उसको अपने लॉज के अकॉर्डिंग, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग उसको पहले ट्रांसफॉर्म करेगी, अपने म्यूनसिपल लॉज के अकॉर्डिंग लेकर आएगी, देन वो उसका हिस्सा बन सकेगा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। आगे लास्ट आ जाता है डेलीगेशन थ्योरी। इसके चीफ एक्सपोनेंट है ब्लैकस्टोन। डेलीगेशन थ्योरी जो है वो क्या है? डेलीगेशन थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर जो है राइट दे दिया गया है हर स्टेट को कि वो डिसाइड करे कि क्या वो इंटरनेशनल लॉ को अपना हिस्सा बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती। अगर वो बनाना चाहती है तो वो बना लेगी, अगर नहीं बनाना चाहती तो नहीं बनाएगी। डेलीगेशन इसके वर्ड से पता चल रहा है कि यहाँ पर पावर को डेलीगेट कर दिया गया है, राइट को डेलीगेट कर दिया गया है। Critics of the transformation theory had put forth the delegation theory. According to them, in accordance with the systemized procedure prevailing in each state in accordance with their constitution, कि यहाँ पर जो है डेलीगेट कर दी गई है ये पावर कि वो अगर इंटरनेशनल जो है वो लॉ को अप्लाई करना चाहती हैं इन द फील्ड ऑफ स्टेट लॉ, अगर अपने स्टेट लॉ के ऊपर, तो इसके वो क्या करेंगे इसके लिए कि वो सबसे पहले उसको भी इन अकॉर्डेंस टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आएंगे और उसके बाद जो है वो उनका हिस्सा बन जाएगी। नेशनल लॉ हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर द स्टेट एंड द प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट्स वेरीज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कि वो कहते हैं नेशनल लॉ की अपनी इंपॉर्टेंस है एक स्टेट के लिए, एंड द प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट्स, कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो बदलता रहेगा अगर जो अप्लाई करना है किसी म्यूनसिपल लॉ ने उसको अपने इंटरनेशनल लॉ को अपने ऊपर अप्लाई करना है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर पोजीशंस बताई हुई हैं ब्रिटेन में, यूएस में और पाकिस्तान में कस्टमरी रूल्स के हवाले से और जो है ट्रीटीज़ के हवाले से। तो अगर हम पोजीशन देखें ब्रिटेन में कि ब्रिटेन जो है वो कस्टमरी रूल्स के हवाले से जो है वो क्या कहता है और ट्रीटीज़ के हवाले से क्या कहता है कि ये उनके इंटरनेशनल, इनका जो म्यूनसिपल लॉ है उसका पार्ट बन सकता है या नहीं बन सकता। तो सबसे पहली बात हम करते हैं ब्रिटिश कोर्ट्स। As regard to the customary rules of international law, British courts treat the customary rules of international law as part of their own law। कि ब्रिटिश जो है वो तो उनका कोडिफाइड लॉ तो है नहीं, वो किस पर बेस करते हैं? कस्टम्स पर उनका जो लॉ है वो बेस करता है, कन्वेंशनल प्रिंसिपल्स पर उनका लॉ जो है वो बेस करता है। तो वो कहते हैं कि ये वो इसको अपना पार्ट समझते हैं, अपने लॉ का हिस्सा समझते हैं। लेकिन अगर ट्रीटीज़ की बात करें तो यहाँ पर ट्रीटीज़ को वो ऑब्लिगेशन समझते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो प्रैक्टिस है वो
किस पर बेस करता है, कन्वेंशनल प्रिंसिपल्स पर बेस करता है। अगली चीज़ हम देखते हैं पोजीशन इन यूएस। यूएस जो है कस्टमरी रूल्स के बारे में क्या कहते थे, कस्टमरी रूल्स आर ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द यूएस स्टेट लॉ। वो भी कस्टमरी रूल्स को अपने स्टेट लॉज का हिस्सा समझते हैं। एज रिगार्ड टू ट्रीटीज़ की बात अगर करें तो ट्रीटीज़ इट इज़ डिफरेंस फ्रॉम द ब्रिटिश प्रैक्टिस ट्रीटीज़ एंड द स्टेट लॉज आर इक्वल इन फोर्स। स्टेट लॉ और ट्रीटीज़ जो है उसको इक्वल जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की पोजीशन इन पाकिस्तान, तो इन पाकिस्तान कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इंटरप्रेट द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन म्यूनसिपल स्फीयर। पाकिस्तान की कोर्ट्स में ये बिल्कुल पावर उनको एम्पावर इस चीज़ के लिए कर दिया गया है, उनको इस चीज़ की इजाज़त दे दी गई है, उनके पास ये पावर है कि वो इंटरनेशनल लॉ जो है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं म्यूनसिपल स्फीयर के अंदर। मतलब इंटरनेशनल लॉ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो अप्लाई कर सकते हैं म्यूनसिपल स्फीयर के अंदर अपने स्टेट के लॉज के लिए। इसके बाद एक केस लॉ आ गया है PLD 1993 कराची का। तो म्यूनसिपल लॉ मस्ट रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब इस केस लॉ में क्या बात बताई है, ये पाकिस्तान का केस लॉ है, इसमें ये बात बताई है कि म्यूनसिपल लॉ जो है मस्ट रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। म्यूनसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ के रूल्स को रिस्पेक्ट देगा। इफ़ देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट द इंटरनेशनल लॉ शैल प्रिवेल। अगर कोई इंटरनेशनल लॉ में और अपने स्टेट के म्यूनसिपल लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता तो इंटरनेशनल लॉ को जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा, इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा। लेकिन अगर उनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट द म्यूनसिपल लॉ शैल प्रिवेल, तो तब इंटरनेशनल लॉ को नेग्लेक्ट करके अपनी स्टेट का लॉ जो कि म्यूनसिपल लॉ है उसको जो है मद्देनज़र रखा जाएगा। इसके बाद हम डिस्टिंक्शन देखते हैं बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ। देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू लॉज विच आर एज फॉलोज। सबसे पहले अगर रिलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ सोवरेन स्टेट्स विद ईच अदर। यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ की बात हुई है कि इंटरनेशनल लॉ का जो है वो रिलेशनशिप है किसका, आपस में सोवरेन स्टेट्स का। तमाम स्टेट्स का आपस में जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशन होता है, वो जो आपस में डील करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू करते हैं। और नीचे बात हुई है म्यूनसिपल लॉ की, तो इट डील्स विद द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ठीक है, एक ही स्टेट की बात के इंडिविजुअल्स की बात हुई है। एज टू एप्लीकेशन अगर हम देखें, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स। इंटरनेशनल लॉ जो है तमाम की तमाम स्टेट्स पर एप्लीकेबल हो सकता है और म्यूनसिपल लॉ जो है वो एक स्टेट पर अप्लाई होता है। एज टू एनफोर्समेंट अगर हम देखें तो इट हैज़ नो पावर इन मशीनरी फॉर एनफोर्समेंट। इंटरनेशनल लॉ जो है वो ऐसा लॉ है जिसके इन्फोर्स करवाने के लिए, उसे इन्फोर्स कराने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। लेकिन जब हम म्यूनसिपल लॉ की बात करते हैं, यहाँ हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं, तो पाकिस्तान का अपना लॉ को इन्फोर्स करवाने के लिए एग्जीक्यूटिव जो है वो एक स्टेट का पिलर है, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ की इन्फोर्समेंट करवाता है। वो मशीनरी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, कि लॉज को इन्फोर्स कैसे करवाना है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के पास ऐसी कोई मशीनरी जो है वो मौजूद नहीं है कि कैसे स्टेट्स के ऊपर इंटरनेशनल लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए या इन्फोर्स कराया जाए। अगर हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करें तो इट इन्वॉल्व द फॉरेन एलिमेंट एज टू ज्यूरिसडिक्शन। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो फॉरेन स्टेट्स के ऊपर उसकी ज्यूरिसडिक्शन है कि वो तमाम की तमाम स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करें म्यूनसिपल लॉ की, तो वो एक ही जो स्टेट है उसके अंदर जो है उसकी ज्यूरिसडिक्शन होती है, उसी स्टेट के अंदर अंदर वो अप्लाई होता है, क्योंकि वो उस स्टेट का लॉ होता है, उसी स्टेट ने बनाया होता है और अपने सिटीजन्स के लिए बनाया होता है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ की बात करें, इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। इंटरनेशनल लॉ जो है उसके लिए कोई इन्फोर्समेंट के लिए ऐसा कोई मशीनरी मौजूद नहीं है, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज जो है वो आते रहते हैं एज कम्पेयर टू द म्यूनसिपल लॉ। आगे हम सोर्सेज की बात करें तो इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट द आउटकम ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ सोवरेन अथॉरिटी। एक सोवरेन अथॉरिटी या एक स्टेट की लेजिस्लेशन का आउटकम नहीं है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल जो लॉ है वो जो उसका सोर्सेज क्या है, हमने इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज पढ़ते हैं, ट्रीटीज़, कस्टम्स आ जाते हैं, तो तमाम की तमाम स्टेट की जो ट्रीटीज़ या आपस में हुई उनके एग्रीमेंट्स होते हैं या कस्टम्स होते हैं, ये ज्यूरिस्टिक वर्क होता है या फिर डिसीजंस होते हैं कोर्ट्स के, तो वो इसके सोर्सेज बनते हैं। जब हम म्यूनसिपल लॉ की बात करते हैं तो ये एक सोवरेन स्टेट या उसी स्टेट के लेजिस्लेशन जो है इस म्यूनसिपल लॉ को बनाती है। एज टू कोडिफिकेशन अगर हम देखें, क्या कोडिफिकेशन क्या होता है कि ये प्रॉपरली रिटन है या नहीं है, तो म्यूनसिपल लॉ जो है वो कोडिफाइड लॉ होता है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं
तो पाकिस्तान का जो लॉ है वो कोडिफाइड लॉ है। एग्जांपल हम लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की, तो ये हमारा म्यूनसिपल लॉ है एक तरह का, तो ये कोडिफाइड लॉ है। लेकिन जब इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो इसमें ट्रीटीज़, कस्टम्स और ईच एंड एवरीथिंग सब आ जाते हैं, तो इसलिए ये कोई एक कोडिफाइड लॉ नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसके बाद एज टू सैंक्शन की बात करते हैं, पाबंदियाँ जिसको हम कहते हैं, एज देयर इज़ अ कंप्लीट सैंक्शनिंग मशीनरी बिहाइंड द म्यूनसिपल लॉ। म्यूनसिपल लॉ में क्या है, हमने लॉ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस, ठीक है, के कमांड ऑफ सोवरेन है, मतलब हमारी सोवरेन अथॉरिटी जो है म्यूनसिपल लॉ में वो लॉज को बनाती है। अगर हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं चलते तो हम पर जो है वो सैंक्शंस लगा दी जाएंगी या हमें पनिशमेंट होगी। तो मशीनरी बाकायदा जो है म्यूनसिपल लॉ में मौजूद है एक इन्फोर्समेंट करवाने के लिए, लेकिन मशीनरी इंटरनेशनल लॉ में ऐसी कोई मौजूद नहीं है एज टू सैंक्शंस। आगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपल लॉ लिमिटेड, मतलब इसकी लिमिटेड है। लिमिटेड से क्या मुराद है कि म्यूनसिपल लॉ सिर्फ एक स्टेट का होता है, एक कंट्री का होता है, तो इसीलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपनी स्टेट की हद तक होती है, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इसके लॉज जो हैं वो बहुत एनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा है और डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई होते हैं, इसीलिए इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी ज़्यादा है। अगर स्कोप की बात करते हैं तो द स्कोप ऑफ म्यूनसिपल लॉ इज़ लिमिटेड टू द रिस्पेक्टिव स्टेट ओनली, तो इसकी सिर्फ एक ही स्टेट, जिस स्टेट का वो लॉ है म्यूनसिपल लॉ, इसका स्कोप भी सिर्फ वहीं तक है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो कि लॉ ऑफ नेशंस होता है, तमाम की तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई होता है, तो इसीलिए इसका स्कोप भी वहाँ तक होगा जहाँ तक ये एप्लीकेबल है। उसके बाद एज टू सब्सटेंस ऑफ लॉ, म्यूनसिपल लॉ इज़ द लॉ ऑफ सोवरेन ओवर द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स के लिए ये लॉ बनाया जाता है, किसके तरफ से, उस कंट्री के जो सोवरेन अथॉरिटी है उसकी तरफ से। वाइल द इंटरनेशनल लॉ इज़ द लॉ बिटवीन द स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट्स के दरमियान में जो लॉ होता है एक दूसरे के साथ डील करने के लिए, उसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.